नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज चर्चा में। जलवायु परिवर्तन की जब बात होती है, सस्टेनेबल लिविंग की जब बात होती है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवी यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां, हाइब्रिड कार्स, ऑल्टरनेट फ्यूल कार्स की चर्चा जरूरी है। भारत में थर्मल पावर प्लांट्स और स्टील इंडस्ट्री के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर का नंबर आता है, जो वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन छोड़ रहा है। फिर लगातार बढ़ रही तेल की कीमतें और जलवायु के प्रति सजग उपभोक्ता, तो ऐसे में जरूरी है कि साफ सुथरी ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों पर बात हो। भारत सरकार भी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों और उपभोक्ताओं को लगातार प्रोत्साहित करती आ रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएं। सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई हैं ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कैब्स यानी टैक्सियां, बसें, टू व्हीलर्स का उत्पादन और बिक्री दोनों बढ़े। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री साल 2022 के पहले 2 महीने में 1 लाख के पार थी। मार्च 2023 को जारी हुई सेंटर फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट बताती है कि फेम 2 जैसी नीतियां ईवी की बिक्री बढ़ाने में कामयाब रही हैं और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट वैल्यू भी दुगना हुआ है। वैसे देश के 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदने वालों को बहुत सारे इंसेंटिव्स, छूट और सुविधाएं भी दी जाती हैं। साल 2022-23 के पहले 6 महीने में करीब 3 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और 17,000 ई रिक्शा की बिक्री हुई है। असम, गोवा, गुजरात जैसे राज्य जहां ग्रीन मोबिलिटी यानी हरित परिवहन व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारें काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत सारे इंसेंटिव्स वो वहां दे रही हैं, वहां पर ईवी इंडस्ट्री का विकास 20 गुना भी हुआ है। बड़ा बाजार 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर जैसे ई रिक्शा का भी है। उत्तर प्रदेश में 4% और दिल्ली एनसीआर में 8% का बाजार इस वक्त बन चुका है, लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है। 3 व्हीलर्स और बड़े वाहनों पर बहुत कम सब्सिडी और इंसेंटिव्स मिल रहा है। इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा नीतियाँ, सहूलियतों की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड टैक्स में और ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। तो भारत में ग्रीन मोबिलिटी यानी कि हरित परिवहन व्यवस्था पर कितना काम हुआ है, देश में ईवी को लेकर किस तरह की नीतियां और इंसेंटिव्स हैं और क्या ये काफ़ी हैं, क्या हो आगे का रास्ता, यही है आज चर्चा का मुद्दा। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल, विवेक कुमार देवांगन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आरईसी लिमिटेड, अमित भट्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर आईसीसीटी इंडिया, और अनमोल जग्गी, को-फाउंडर एंड सीईओ ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड फाउंडर जेंसॉल रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप, और साथ में स्टूडियो में बैठी हमारी ऑडियंस। आप सभी का स्वागत है। विवेक जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो हम बात अब कर रहे हैं, हम तीसरे नंबर पर हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो इतनी बड़ी मात्रा में हम कार्बन वातावरण में छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो काम इस वक्त हो रहा है ट्रांजिशन को लेकर, उसकी रफ्तार आपको लगता है काफ़ी है? भारत G20 के उन कुछ चुनिंदा देशों में से हैं जिन्होंने कि अपना जो पेरिस में 2015 में जो कमिटमेंट दिया था, उसमें से हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। हमने कमिट किया था कि हम 2030 तक अपनी एमिशन इंटेंसिटी को सकल घरेलू उत्पाद जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30 से 35% तक कम कर लेंगे। परंतु ये हमने ये लक्ष्य 2022 में ही प्राप्त कर लिया था। अब भारत ने अपना एम्बिशन बढ़ा के एमिशन इंटेंसिटी जो जीडीपी का है उसे 40 से 45% कम करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। आपने एकदम सही कहा, विद्युत का उत्पादन में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। उसके पश्चात स्टील और रिफाइनरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। सबसे तीसरा बड़ा सबसे सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत एक क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है ग्लोबल लेवल पे। उसमें EV 30 करके एक ग्रुप बनाया गया है, उसका भारत एक सक्रिय सदस्य है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि भारत में जिस तरह से फास्टर अडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो फेम की पॉलिसी लाई गई, जिससे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया गया है, और जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए उनके इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए बहुत प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं। यही लक्ष्य है कि हम लोग 2030 तक जो भी नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 30% कम से कम इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। जी, हमें ये बताइए, सरकारी नीतियां तैयार हैं इस ट्रांजिशन के लिए?
बहुत काम हो रहा है ज़मीन पर, जैसा कि हम विवेक जी को सुन रहे हैं, लेकिन नीतियाँ तैयार है कि ये और आसान हो जाए भारत के लिए? बिल्कुल। सो अगर हम पिछले 4-5 साल में काम देखेंगे तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट करने में। जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है बाजार में तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ये चलेगी नहीं चलेगी, मैं लेके गया बैटरी खत्म हो गई, रास्ते में क्या करूंगा, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। उस समय हमको उसको बढ़ावा देने के लिए जो नीति चाहिए थी कि हम एक उसे कॉस्ट कम लाएं, उसको थोड़ा पॉपुलराइज करें, थोड़ा उसको मार्केट करें, वो सब हमने अच्छा किया है। बट क्या ये काफ़ी है? इस सवाल को हमको थोड़ा पीछे हट के देखना पड़ेगा। तो हमने एक रिसर्च की जिसमें ये देखना चाहा कि जो हमने कमिटमेंट किया है नेट ज़ीरो बाय 2070, उसको अचीव करने के लिए ट्रांसपोर्ट को नेट ज़ीरो कब होना पड़ेगा। 2045 तक इंडिया का सारा रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़ीरो टेल पाइप एमिशन पे शिफ्ट होना चाहिए। या तो वो बैटरी इलेक्ट्रिक होगा, जो कि हम देख रहे हैं, या आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कुछ होगा। अब सवाल है क्या इस रफ्तार से हम 2045 का टारगेट रीच कर पाएंगे? शायद नहीं। तो उसके लिए हमको कुछ नई पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो हमने बहुत अच्छा काम किया है फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का, बट कुछ और पॉलिसी चाहिए। जैसे एक, हम एग्जिस्टिंग डीजल पेट्रोल गाड़ियों का एमिशन टाइट करें, जो फोर्स करें मैन्युफैक्चर को न्यू टेक्नोलॉजी ले आए जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक टेक्नोलॉजी है। सेकंड, हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम जो भी OEMs हैं उनको एक सर्टेन टारगेट दें कि आपकी 5%, 10% जो भी आप व्हीकल सेल करो उसमें इलेक्ट्रिक होना चाहिए। उससे दो काम होगा, बिकॉज उनको उतना कोटा सेल करना पड़ेगा तो कॉस्ट वो कम करेंगे और मार्जिनली कॉस्ट बाकी व्हीकल्स की बढ़ाएंगे। तीसरी पॉलिसी कि हमको शहर में लो एमिशन जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जो वनरेबल एरिया है, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, जहाँ पे आप एक सर्टेन लेवल के एमिशन के बियॉन्ड व्हीकल लेके नहीं जा सकते। तो ये 3 पॉलिसी पे काम करेंगे तो एक्सेलरेशन और तेजी से होगा। अनमोल, अब बहुत बात हो रही है कि तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े शहरों को अगर छोड़ दें, दिल्ली को छोड़ दें या बाकी कुछ 2-4 मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें, तो आपको लगता है कि अपने स्तर पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम कर पा रहा है ग्रीन मोबिलिटी को लेकर? जो पूरा भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो चलन चल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली बॉटम ऑफ द पिरामिड से काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल की आ रही है 2 व्हील्स में, 3 व्हील्स में। कार वाले सेगमेंट में 2 व्हील और 3 व्हील से कम अडॉप्शन है, बट 2 व्हील 3 व्हील जो है वो एक्चुअली में दैट इज़ भारत। और वो जो है टियर 3, टियर 4 सिटीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारी गांव तक पहुंचने लग गई हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक का जो रेवोल्यूशन है वो एक्चुअली भारत से ज़्यादा आ रहा है और इंडिया से कम, अगर मैं ऐसा कह पाऊँ। पर इनोवेटर्स को और ज़्यादा इस वक्त मदद की ज़रूरत है, ताकि नई तकनीक, जो कि बात कर रहे थे हमें कि वो नई तकनीक है वो ज़्यादा बाहर आए और कई और चीज़ें फिर शामिल हों आगे। जी, मतलब रिसर्च की, डेवलपमेंट की, कमर्शियलाइजेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो यंग स्टार्टअप्स हैं वो काम करना चाहती हैं, बट उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रोटोटाइप बनाने की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उन सब में तो ज़रूर इनोवेटर्स को थोड़ी अगर मदद करी जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके से हो, चाहे टैक्स तरीके से हो, तो आई एम श्योर कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो ये हम बढ़ाना चाहते हैं ये चलन और बढ़ेगा। विवेक जी, प्राथमिकता इस वक्त क्या है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक तरह से पूरे ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर लेकर आना है, वो ही सही तरीका है? फिर धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर प्राइवेट कार्स हैं उसमें बदलाव आए? रातों रात तो होने वाला नहीं है बदलाव, क्रमशः हमें प्रयत्न करने होंगे। जैसे मैंने कहा कि 2030 तक यदि हम लोग लक्ष्य लेके चलेंगे 30% जो भी नए रजिस्ट्रेशन होते हैं गाड़ियों का वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से लाएँ। 2-3 मुख्य चैलेंज नज़र आते हैं मुझे। पहला है टेक्नोलॉजी का चैलेंज है। जैसे बड़े गाड़ियाँ हैं, जैसे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनमें यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट लाना है तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के माध्यम से चलाना होगा उन्हें। और आज की तारीख पे हाइड्रोजन को स्टोर करना, उसका सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो हमें कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो मुर्गी और अंडा कौन पहले आया, ये एक कहानी है। उसी तरह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन पहले आए, तो दोनों साथ साथ बढ़ाना होंगे हमें। तो इकोसिस्टम जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हमें जैसे
टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट के लिए भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई कि उन्हें डोमेस्टिक चार्जिंग की सुविधा दे दी है, अपने घर में लोग चार्जिंग कर सकें। फोर व्हीलर सेगमेंट में धीरे धीरे क्रमशः बनाते जाएंगे, क्योंकि लोगों को एक रेंज की एनेक्साइटी होती है। यदि मैंने अपने गाड़ी को चार्ज किया, वो 30 किलोमीटर जा पाएगी कि 100 किलोमीटर जाएगी, 150 किलोमीटर जा पाएगी, और उस दौरान पे वहाँ पे अगला चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं। तो ये पूरा एक एंटायर इकोसिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा, ताकि लोगों की रेंज एनेक्साइटी जो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने, उसको हमें दूर करना होगा। और तीसरा बड़ा चैलेंज है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। टेक्नोलॉजी के लिए जो पैसा लग रहा है, गाड़ियों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उस पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हमें कम से कम करना होगा, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने में अपने आप को समर्थ माने और इंसेंटिवाइज हो। ग्रीन मोबिलिटी हमारा भविष्य है, हमारी बेहतरी के लिए है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, सवाल कोई पूछना चाहेगा जी? हमारी कंट्री में अर्बन एरिया में देखा जाए तो काफ़ी इजीली एक्सेप्टेंस हो सकती है ग्रीन व्हीकल्स, ईवी एंड ऑल की, बट वहीं पे रूरल एरिया में वो काइंड ऑफ एन चैलेंज रहेगा। तो उस चैलेंज को कवर अप करने के लिए ऐसा क्या गवर्नमेंट लॉज लेकर आ रही है, या वो मतलब किस तरीके से इसको लुक फॉरवर्ड कर रही है कि रूरल एरियाज़ में उसकी एक्सेप्टेंस उतनी ही तेज़ हो जितनी अर्बन एरियाज़ में? जो रूरल मोबिलिटी है हमारी, वो अर्बन मोबिलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। हमें टू व्हीलर चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें गुड्स मूवमेंट के लिए छोटे व्हीकल्स चाहिए। ये सारे व्हीकल्स तो ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। सो टू व्हीलर में बहुत सारे OEM तो स्वैपेबल बैटरी लेके आ रहे हैं कि आप बैटरी निकाल लीजिए, घर में चार्ज कर लीजिए, फिर लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ रही हैं, उसमें ज़्यादा बिजली चाहिए भी नहीं है आपको। सो रूरल मोबिलिटी के लिए हमको एक डिफरेंट फोकस लेना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं देखूंगा कि ये होगा आने वाले समय में। अनमोल, जो आप बात कर रहे थे कि अंदरूनी इलाकों में, जो इनका भी सवाल था, अंदरूनी इलाकों में बहुत ज़्यादा इजीली अडॉप्ट किया जा रहा है ये ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन वो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर आम जनता को शायद बिजली कनेक्शन भी नहीं मिलता है, बिजली पावर कट्स होते हैं। तो वो चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रहेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट को लेकर भी वो कुछ ऑल्टरनेट फ्यूल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो पहले हमको ये समझना है मैम कि ये रूरल एरिया में, और जो हम कह रहे हैं कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर में जो अडॉप्शन आई, ये क्यों आ रही है? ये अडॉप्शन इसलिए आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सबसे सस्ता माध्यम है ट्रांसपोर्ट का। आज अगर हमारी कार 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर हमारे खर्चा आता है डीजल का, CNG पे 5-5.5 रुपये आता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 1.5 रुपये आता है। अगर मैं टू व्हीलर की बात करूँ, एक मोटरसाइकिल की बात करूँ, तो मात्र 25 से 30 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आता है 1 किलोमीटर बाइक चलाने का इलेक्ट्रिक पे। जो रूरल एरिया है या ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर वाली जो मार्केट इसीलिए अडॉप्ट हो रही है क्योंकि इसमें लोगों की बचत बहुत ज़्यादा है। इसके लिए लोग अपने आप को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको, अगर मेरे पास एक मोटरसाइकिल है तो मुझे पूरा दिन उसको चार्ज करना है। इतनी तो बिजली आज के दिन में हिंदुस्तान में है, भारत में है कि गांव में भी 6-8 घंटे 10 घंटे तो आजकल बिजली आ ही रही है। इतना भी हमारा देश तो अब प्रगति कर चुका है। इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन नहीं होगा, ये मुझे रीज़न नहीं लगता है। पर जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बचत बहुत ज्यादा हो रही है। बचत उपभोक्ता को अब समझ में आने लगा है। बिल्कुल और मन से डर निकल रहा है। बिल्कुल। आप लोगों के और सवाल होंगे, हम लेंगे छोटे से एक ब्रेक और फिर मैं लौट रही हूँ आप सभी के पास। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज पर चर्चा जारी रहेगी। हम चलेंगे इस ब्रेक के बाद सीधे ऑडियंस के पास उनके और ढेर सारे सवाल लेने के लिए। आप देख रहे हैं द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज पर खास चर्चा ग्रीन मोबिलिटी यानी हरित परिवहन व्यवस्था पर। क्यों ज़रूरी है ये हमारी सड़कों का वातावरण साफ सुथरा रहे और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साफ सुथरी ऊर्जा पर चलने वाले वाहन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कारगर उपाय हैं। हमारे साथ हमारा खास पैनल बना हुआ है, साथ ही स्टूडियो में मौजूद है हमारी ऑडियंस। ब्रेक में जाने से पहले विवेक जी, हम जो बात कर रहे थे कि क्या हमारे रूरल एरियाज तैयार हैं? अनमोल कह रहे हैं बिल्कुल तैयार है, मतलब शहरों से कहीं ज़्यादा वो तैयार है। तो बहुत काम इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर भी हुआ है उस एरिया में, तो ये कोई चुनौती नहीं रहने वाली है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑप्ट नहीं होने वाले वहाँ पे। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने REC को ही नोडल एजेंसी बनाया था यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो दीनदयाल ग्राम ज्योति अभियान के तहत समस्त राजस्व गाँवों का विद्युतीकरण किया गया रिकॉर्ड टाइम में। उसी तरह
100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो कि सौभाग्य योजना के नाम से जानी जाती है, हर घर में बिजली पहुंचा दी गई थी 2019 मार्च तक। उसके पश्चात अभी एक भारत सरकार ने एक और योजना लागू की है, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसमें 24/7 रिलायबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी हमें हर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आज की तारीख में हम यदि बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रिलायबल सप्लाई 22 से 22.5 घंटे बिजली मिल रही है, अर्बन एरिया में 23.5 से 24 घंटे भी मिल रही है बिजली। तो ये रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के माध्यम जो स्कीम लाई गई भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 3 लाख करोड़ का निवेश होना है अगले 3-4 सालों में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24/7 रिलायबल सप्लाई दे पाएंगे और जो चार्जिंग के जो संबंध में जो लोगों की जो एंग्जाइटी है वो भी दूर हो पाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी जल्दी अडॉप्शन होगा। तो आपकी जो एंग्जाइटी थी वो आई थिंक सॉल्व होगी। जी आपका सवाल। नॉर्मल अगर कोई कार 10 लाख की आती है, वहीं पर उसके कंपेयर में ईवी कार उससे 3 से 4 लाख महंगी आती है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर ने भी एक्सप्लेन किया था कि एक फेम सब्सिडी करके आती है। फेम सब्सिडी जो है कार के लिए 10,000 रुपये किलोवाट आवर है। तो जैसे कि अगर मैं एक टाटा टिगोर की गाड़ी की बात करूं जिसमें 26 किलोवाट की बैटरी होती है, उस पर 26 किलोवाट मल्टीप्लाई 10,000, 2,60,000 रुपये की सब्सिडी है। तो जो आपको अपनी तरफ से नहीं देनी, जो टाटा मोटर्स या MG या जितने भी सप्लायर हैं OEM है, वो काट के आपको वो देते हैं। तो जो परचेज़र है उसको ऑलरेडी काफ़ी कम प्राइस पे वो गाड़ी आती है। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे कि बचत होती है, आप डीजल की गाड़ी 9 रुपये किलोमीटर चलती है, बिजली की गाड़ी 1.5 रुपये किलोमीटर चलती है, तो अगर दिन में आप 50 किलोमीटर गाड़ी चलाएं तो लगभग दिन का 400 से 500 रुपये, 600 रुपये दिन की सेविंग है। महीने की आपकी 15 से 18,000 रुपये की सेविंग है। साल, सवा साल, 1.5 साल के अंदर में अगर आपने 1,00,000-2 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी पे किया है तो वो सारा आपको वापस आ जाता है। गाड़ी तो आपकी 5 साल, 6 साल, 7 साल चलेगी, बट 1.5-1 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई 1,00,000-1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी खर्च किया है वो भी आपको वापस आ जाता है। तो जैसे हमने देखा था पहले CNG को लेके ये काफ़ी चला था कि CNG सस्ती होती है, आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो हमारे CNG से भी 1/3 की है। एक आखिरी सवाल आप तीनों से कि अगले 10 सालों में आप इसका रोड मैप, ग्रीन मोबिलिटी का रोड मैप क्या देख रहे हैं? क्या अगले 10 सालों में हम एक पड़ाव पार कर चुके होंगे? बहुत छोटे में अगर आप तीनों एक एक करके सवाल का जवाब दे दें, आपका लगता क्या है कि बदलाव देखेंगे अगले 10 सालों में जो हम आज चर्चा कर रहे हैं उसके बाद? निश्चित तौर पे अगले 10 वर्षों में काफ़ी बदलाव आने वाला है। सबसे पहले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल एवरेज पे 30% गाड़ियाँ जो है नए रजिस्ट्रेशन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगी, परंतु यदि हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर देखें तो ये प्रतिशत 50 से 60% ऊपर चला जाएगा अगले 10 वर्षों में। 4 व्हीलर के लिए जो कार है, इलेक्ट्रिक कार है, उसमें अडॉप्शन प्रतिशत करीब 30 से 40% का रहेगा जो नए रजिस्ट्रेशन। अगले 10 सालों में कंज्यूमर तैयार है इस बदलाव के लिए, ट्रांजिशन के लिए? कंज्यूमर तैयार है और 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाला ही कंज्यूमर इस रेवोल्यूशन को आगे लेके जाएगा इंडिया में। इनफैक्ट 10 साल के बाद मेरे ख्याल से पेट्रोल के 2 व्हीलर 3 व्हीलर तो आपको मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो आपको म्यूजियम जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए। कार भी मेजॉरिटी शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आप जो जिस तरह से आप अभी आपकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, क्या उसके बाद सब कुछ ब्लू और ग्रीन होगा? ब्लू तो ज़रूर हो जाएगा जी, बट मैम ये कहना था कि जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन आया था जब इनकमिंग फ्री हो गई थी और आउटगोइंग 1 रुपये की हो गई थी, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक में कार को लेके स्पेशली अगर एक 7 लाख रुपए की कार आए जो कि 300 किलोमीटर रेंज दे दे, तो आप ये देखेंगे कि कोई और इंडिया में इलेक्ट्रिक कार के अलावा कोई और गाड़ी बिकेगी ही नहीं। हम काफ़ी उसके करीब हैं। जब हमने 4 साल पहले ब्लू स्मार्ट स्टार्ट करी थी तो 14 लाख की गाड़ी 100 किलोमीटर रेंज देती थी, आज 12 लाख की गाड़ी 200 किलोमीटर रेंज दे रही है। अब आगे जाते हुए मेरे हिसाब से 3 साल के अंदर अंदर हम 7 लाख की एक गाड़ी लेके आ पाएंगे जो 300 किलोमीटर चले। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आप समझिए जैसे टेलीकॉम सेक्टर 1 रुपये की आउटगोइंग पे एकदम दौड़ भागा था, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक का सेक्टर भी दौड़ भागेगा। आप तीनों का भरोसा हम सभी को बहुत भरोसा दे रहा है कि हमारा आने वाला भविष्य साफ सुथरी ऊर्जा पर आधारित होगा और हमारा भविष्य भी और हमारे जो अगली पीढ़ी है वो तैयार होगी एक साफ सुथरे वातावरण के लिए। तो आज इतना ही, लेकिन ये शो इस वादे के साथ खत्म हो रहा है कि NDTV पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर बातचीत होती रहेगी, समाधानों पर चर्चा उम्मीद देती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम और आप जलवायु पर आमने सामने बैठकर बात करते रहें।
नमस्कार, बहुत शुक्रिया इस पैनल में शामिल होने के लिए आप तीनों का, एंड थैंक यू, वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू।